हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। मैंने सुना कि रिज़ल्ट आ गया है, सो आई वांट योर रिज़ल्ट। प्लीज़ बता दें अपने रिज़ल्ट कैसा रहा, कितनी परसेंटेज आई और इनकम टैक्स में बेस सभी पास हुए या फिर नहीं हुए। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे रिलेटेड टू वीडियो यूनिट 1। ठीक है, और अभी से अगर आप वीडियो को लाइक करते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है और हमको मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और अगर थोड़ी सी भी हेल्प करता हूँ ना मैं, सो प्लीज़ लाइक कर दिया करो बिना कहे यार। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ आज हम पढ़ेंगे भाई जीएसटी का स्ट्रक्चर होता क्या है। क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये सिलेबस में है, सो द आंसर इज नो, ये सिलेबस में नहीं है। बट जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सबको कंटेंट चाहिए होता है, तो ये कंटेंट भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वर्ल्ड में हमारे भाई जीएसटी के दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला यूनिफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर, सेकेंड है आपका डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर। बेसिकली यूनिफाइड आपका वन वे स्ट्रक्चर होता है, वन वे स्ट्रक्चर, और आपका डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर ये आपका सेकेंड टाइप है। ठीक है, अब इसका है क्या भाई, वर्ल्ड में आपकी 204 कंट्रीज़ हैं, उसमें से जो ज़्यादातर कंट्रीज़ है ना वो आपका यूनिफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। इसका मतलब क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स। सर ये तो इंडिया भी फॉलो करता है, सो द आंसर इज नो, इंडिया आपका डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर फॉलो करता है। वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या है, असली में अगर मैं वन नेशन वन टैक्स का मतलब बताऊं तो वो क्या है कि भाई आपका बस एक ही टैक्स है, दैट इज जीएसटी। ना आपको कोई एसजीएसटी है, ना आपको कोई सीजीएसटी है, ना आपको कोई आईजीएसटी है। बस आपका एक नेशन है और आपका पूरे आपके कंट्री में एक ही टैक्स है। ठीक है, उसको हम यूनिफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर कहते हैं। वहाँ पे कोई सेंट्रल टैक्स नहीं होता, वहाँ पे कोई स्टेट टैक्स नहीं होता। ठीक है, सो मोस्ट कंट्रीज विद जीएसटी हैव अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम। बस एक ही तरीके का टैक्स है, दैट इज जीएसटी। इसके अलावा कुछ नहीं है, ना स्टेट ना सेंट्रल। उसके बाद डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर में भाई आपकी दो लोग या फिर दो अथॉरिटी हमसे पैसा लेती है, हमसे टैक्स लेती है। कौन कौन, स्टेट एंड सेंट्रल। आपका यहाँ पे सीजीएसटी भी होता है, आपका यहाँ पे एसजीएसटी भी होता है, और आपका यहाँ पे आईजीएसटी और यूटीजीएसटी भी होता है। ठीक है, सो वो आपका डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपकी दो अथॉरिटीज टैक्स लेती हैं, दैट इज स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है। ठीक है, अब वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया, ब्राज़ील, कनाडा, आपको बस 2-3 कंट्री ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पर आते हैं जो कि आपका है जीएसटी काउंसिल। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लें और दिमाग में अपने बिठा लें। ठीक है भाई, जीएसटी काउंसिल होता क्या है। जीएसटी काउंसिल अगर मैं नॉर्मल चीज़ में बताऊं, आप अपना एग्जाम्पल ले लें। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, आप अंदर से कुछ भी काम कर रहे हैं, सो वो उसको आप जीएसटी मान ले। और आप जो आपकी बॉडी है, वो आपकी जो आपका ब्रेन है, बेसिकली वो आपकी जीएसटी काउंसिल है। ठीक है भाई, आपका ब्रेन क्या क्या कर सकता है बताइए, वो आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी आप काम करते हैं सबसे पहले वो ब्रेन पर जाता है, देन ब्रेन उसको क्या कहते हैं कि रिएक्शन देता है कि यहाँ पे आपको काम करना है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल क्या है, ये एक तरीके की अपेक्स बॉडी है, ये अपेक्स मेंबर कमेटी है, ये आपकी अपेक्स बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी होती है रूल्स को रेगुलेट करने की, रूल्स को चेंज करने की, जो आपके टैक्स रेट हैं उसको रिवाइज करने की, उसको चेंज करने की। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के पास वो अथॉरिटी होती है। ठीक है, छोटी चीज़ है, हार्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 7.5 या फिर 15 नंबर में आ सकता है। सो इट इज़ एन अपेक्स मेंबर कमेटी टू मोडिफाई, रिकाउंसिल और टू प्रोड्यूस एनी लॉ और रेगुलेशन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ठीक है भाई, आप कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशंस ला सकता है इंडिया में जीएसटी के रिगार्डिंग। और जीएसटी काउंसिल को बनाया किसने था, इसको बनाया था यूनियन प्राइम मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, क्यों बनाया था, जिससे कि जो भी आपके स्टेट वाइज फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनको ये हेल्प कर सके। ठीक है, कोई ना, क्योंकि एक हमको बॉडी चाहिए होती है जो एक स्पेसिफाइड काम करता है, जो स्पेसिफाइड रूल बनाता है। सो जीएसटी काउंसिल हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करता है, इसका ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें आती है कि भाई इसके मेंबर कौन कौन होते हैं। इसको मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मेंबर्स जीएसटी में काउंसिल में कितने होते हैं, इनके पास 33 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 33 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 मेंबर आपके सेंटर के होते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट,
28 मेंबर आपके स्टेट वाइज होते हैं और 3 मेंबर आपके यूटी दैट इज यूनियन टेरिटरी के होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? बोला है ना? हाँ जी सर आ गई। अभी इसकी थोड़ी सी और डिटेल पढ़ लेते हैं कि भाई इसका चेयरपर्सन कौन बनता है। तो जो आपका यूनियन प्राइम मिनिस्टर है दैट इज निर्मला सीतारमन जी, वही आपकी चेयरपर्सन होती हैं, वही आपकी चेयर वुमेन होती हैं जीएसटी काउंसिल की, ठीक है। क्योंकि वो वुमेन है इसलिए मैंने उनको वुमेन बोला है, अगर मैन होगा तो चेयरमैन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेंबर्स, जो भी इसके जो भी चेयरपर्सन के अलावा 32 मेंबर्स हैं वो कौन कौन बन सकते हैं, इसमें आपको आपकी लिस्ट है कौन कौन बन सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई यही सब आपके मेंबर बनते हैं जीएसटी काउंसिल के। यहाँ तक बात आ गई, इजी था, हार्ड नहीं था। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अभी टैक्स रेट आपका ये है ना, ये आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है टैक्स रेट को पढ़ना, ठीक है। क्यों भाई? सबको पता है कि 5% है, 12% है, 18% है, बट उसके अंदर के प्रोडक्ट ना आपको याद रखना है। कम से कम 3 प्रोडक्ट तो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कंटेंट लिखना पड़ा और अगर आपने ये सब लिख दिया ना, तो एग्जामिनर पर जो भी उसको कॉपी चेक करेगा बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो टैक्स रेट की बात करते हैं। ऑल्दो इसे आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, बट स्टिल मैं करा रहा हूँ, इसे बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। सबसे पहले जो स्लैब रेट है वो आपके 5 हैं, दैट इज 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% नीला, उसको छोड़ दो, भाड़ में जाए। दूसरा आपका है 5%। 5% के अंदर कौन कौन से आपके मटेरियल, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? सबसे पहले एडिबल ऑयल, देन रेडीमेड क्लॉथ्स 5% के अंदर आते हैं। आप इनके अलावा भी कुछ याद रख सकते हो, अगर ये आपको याद नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, गूगल पर जाएं, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। 12% के अंदर भाई फ्रूट जूस या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुकिंग। 18% के अंदर सोप या फिर मूवी टिकट लेस देन 100, ठीक है। उसके बाद 28% के अंदर क्या क्या आता है भाई? वॉशिंग डिटर्जेंट एंड देन टिकट, जो कि आपकी कॉस्ट 100 से ज़्यादा होगी। देन कमर्शियल व्हीकल भी आपके 28% में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काउंसिल समझ में आ गया, टैक्स रेट समझ में आ गया। अभी जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है और ये बनता क्यों है भाई? जब भी आपने, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है और आप कहीं से सामान लाते हो, तो आपको जो बिल मिलता है नॉर्मल बिल, वो आपका ई वे बिल नहीं होता, वो आपका खाली बिल होता है, ठीक है। वो आपका बिल होता है। वही जो बिल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जो बिल इंटरनेट के ज़रिए बनता है, जो बिल एक वेबसाइट होती है, जो बिल उसके ज़रिए बनता है, वो आपका ई वे बिल होता है। अब क्वेश्चन ये पड़ता है कि भाई ई वे बिल बनवाना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले अगर आप इंटर स्टेट में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंटर स्टेट में गुड्स, तो आपका ई वे बिल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बेनिफिट और जान लो, इसके क्या बेनिफिट है भाई? जब ई वे बिल बनता है ना, आप उसके अंदर प्रोडक्ट प्लस वो आपका अपने आप जीएसटी कैलकुलेट कर लेता है। इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई आपने ये गुड्स दिया है और इसके ऊपर इतना जीएसटी है। इन शॉर्ट, आप वहाँ पे टैक्स का घपला नहीं कर सकते। वेयर एज अगर आपका खाली नॉर्मल बिल है, जैसे जो बनता है नॉर्मली, जो ई वे बिल के अलावा जो बनते हैं, उस बिल पर आप घपला कर सकते हो, बट ई वे बिल पर आप घपला नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैंने इसका बेसिक मतलब बता दिया कि होता क्या है, आप इसको लिख सकते हो बना बना के। अभी मैं इसके पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ। भाई इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक परमिट फॉर शिपिंग गुड्स सिमिलर टू वे बिल। वे बिल मतलब को जो सिंपल बिल होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक परमिट होता है। मतलब कि जब भी आप कोई ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स ले जा रहे हो कहीं पे इंटर स्टेट, या फिर जिसकी 10 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वहाँ पे जो पुलिस होती है वो सिंपल बिल को नहीं मांगती, वो ई वे बिल मांगती है, ठीक है। क्योंकि ई वे बिल आपका टैक्स इविजन से बचाता है, ठीक है, टैक्स कपलिंग से ये बचाता है, ठीक है। उसके बाद इट वाज मेड कंपलसरी ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कि कंपलसरी हो गया था 1 जून 2018 के बाद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन भाई कंडीशन क्या क्या है, क्या हर एक प्रोडक्ट पर ई वे बिल बनना जरूरी है? सो द आंसर इज नो। सो कब कब है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट फॉर एवरी इंटर स्टेट मूवमेंट। जैसे मैंने बताया कि भाई इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए ई वे बिल बनना ज़रूरी है, या फिर अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो आपके 10 किलोमीटर से बियॉन्ड है, जब भी ई वे बिल बनना ज़रूरी है। और मतलब कि जो आपकी गुड्स की प्राइस है, गुड्स की कॉस्ट है, और 50,000 से ऊपर है,
तब भी आपका ई वे बिल बनना ज़रूरी है, ठीक है। वहीं अगर मैं एक बात बता दूँ, मैंने जहाँ से करा है वहाँ पे यही चीज़ लिखी है, ठीक है, मैंने यही पढ़ा है। सो अगर आपको वहीं पे गलती लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं भाई, ई वे बिल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ एन पेपरलेस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल एंटी इवेजन। ये सब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये टैक्स एंटी इवेजन है, मतलब कि टैक्स से बचाता है, ठीक है, और चेक लीकेज कैम्पलिंग डाउन द ट्रेड, वही सब इसमें लिखा है कि भाई टैक्स से बचाता है। और यहाँ पे कंपेयर कर दिया जो कि अभी टैक्स में घपलेबाजी हो रही है कैश बेसिस पर, वो आपकी ई वे बिल पर नहीं होती। छोटा सा फिर से बता दूं, ई वे बिल आपका वो बिल है जो आपका ऑनलाइन जनरेट होता है, ठीक है। इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर डल जाती है, ठीक है, जिससे कि आप टैक्स देने से नहीं बच सकते। इसकी मैंने कंडीशंस बता दी और थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, वरना जो मैंने लिखा है आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आपका गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जो मैंने इसमें हाईलाइट किया है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपका 15 से 25 मार्क्स तक ला सकता है। ये पूरा एक यूनिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कि पूरी यूनिट में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। उससे मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ये आपका जब मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट समझाऊंगा तभी मैं आपको आरसीएम समझाऊंगा। ये आपका होमवर्क है कि भाई आपको आरसीएम करके लाना है, आपको आरसीएम का बेसिक पढ़कर आना है, ठीक है। या फिर आप इसमें से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट मैं इसको आगे समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। भाई जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? इसमें सब इतना सब लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, तब भी कभी भी आपने कोई बिजनेस के बाहर जीएसटी आईएन नंबर देखा है ना, जो आपका 15 डिजिट का होता है, वही आपका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये हर एक बिजनेसमैन के पास डिफरेंट होता है, ठीक है। ये कब लेना ज़रूरी होता है ये और समझ लें भाई। अगर आपकी सेल 40 लाख, टोटल सेल 40 लाख तक हुई है, 40 लाख के बाद आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। वहीं SEZ जोन में आपको 20 लाख तक की सेल करनी होती है, तभी आपको, तो उसके बाद आप जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बनवा सकते हैं, ठीक है। बात में आ रही है, ठीक है। सो ये आपकी लिमिट होती है बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आगे और समझा दूंगा, इसको कोई लोड नहीं है। सो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है ऑफिशियली, और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन असाइंड टू एवरी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है ये उन सभी को असाइन होता है। अंडर द जीएसटी रिगाइम ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर आर कंसोलिडेटेड इनटू वन सिंगल प्लेटफॉर्म for compliance and administration purpose and are assigned registration under a single authority। कुछ नहीं है, वही जो मैंने बोला वो है। ये हर एक टैक्स पेयर का डिफरेंट होता है, सबसे पहली बात। और ये बना क्यों है, जिससे कि भाई जो सारे टैक्स पेयर है ना, वो एक ही वेबसाइट पर आके ना एक प्लेटफॉर्म बन जाता है ये, ठीक है। कि आपकी कोई भी कंप्लेन है, आप कुछ भी किसी भी काम के लिए आपको करना है, तो आप डिफरेंट वेबसाइट पर ना जाके आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर ना बड़ा सिंपल है और आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो 2 डिजिट होती हैं वो आपकी होती हैं स्टेट कोड, जैसे 09 आपको यूपी का स्टेट कोड है। उसके बाद जो आपके नंबर होते हैं ना, कुछ ये कितने हो गए, 5, 9 और 10, जो कि आपके 10 डिजिट के नंबर होते हैं, वो आपका होता है पैन कार्ड, ठीक है। जैसा आपका पैन कार्ड है, जैसे मेरा पैन कार्ड है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 10 डिजिट आपकी पैन कार्ड होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 1 नंबर होता है ना, वो आपको होता है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन कार्ड होल्डर इन द स्टेट, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आपका डिफॉल्ट होता है, दैट इज जी आपको हर एक उसमें मिलेगा, ये डिफॉल्टेड ही होता है। उसके बाद जो आपका लास्ट डिजिट होता है वो होता है चेक कोड। इट मे बी एन अल्फाबेट और ए नंबर, ये आपका अल्फाबेट या फिर नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये एग्जामिनर को मार्क्स देने में मजबूर कर देता है, ठीक है। ये हो गया। अभी जो लास्ट टॉपिक है वो इसका क्या है कि भाई हम अप्लाई कैसे करें जीएसटी नंबर के लिए। सबसे पहले
जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपका ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। आप जीएसटी में जब रजिस्टर करते हो ना, जो कि मैंने आपको लिमिट बताई थी अभी 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, वो आपकी लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब आप अपना जीएसटी रजिस्टर करना चाहते हो, ठीक है, जब आप अपने बिजनेस को जीएसटी के अंडर लाना चाहते हो, वो आपका कंडीशन है कि आपको इतनी सेल करनी ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप जीएसटी में रजिस्टर कर पाओगे। एक बार आपने जीएसटी में रजिस्टर कर लिया, देन आपका जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसका प्रोसेस कुछ नहीं है। जब मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा, तभी आपको जीएसटी IN, दैट इज आइडेंटिटी नंबर, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस दिमाग में एक बात ध्यान रखना हो कि जीएसटी को रजिस्टर करने के आपके 2 तरीके हैं, दैट इज ऑनलाइन पोर्टल या फिर सेवा केंद्र सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब छोटे छोटे ऑफिस नहीं बनते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वहाँ पे भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम आपको होमवर्क टाइम है। क्या करना है होमवर्क में? सबसे पहले होमवर्क मैंने आपको बता दिया, RCM करना है। उसके बाद क्या करना है भाई, जीएसटी नेटवर्क क्या होता है ये आपको पढ़कर आना है, जीएसटी नेटवर्क। उसके बाद टैक्स सबसम्ड क्या होता है ये आपको पढ़कर आना है। जो कि मैं ये पढ़ने को बोलता हूँ, ये आपके होते हैं मार्क्स ग्रैब करने की टेक्निक, ठीक है। अगर आप ये पढ़ के आएंगे, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी शिकायत हो या फिर कोई भी आपको गलती लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पक्का डालें, ठीक है। और मैं अगर आपके थोड़ी सी भी हेल्प करता हूँ, प्लस मैंने आपकी कुछ हेल्प करी है लास्ट ईयर में पास होने के लिए, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम अगेन, क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं, ठीक है।